जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। क्योंकि समय कम रह गया है, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा इस क्लास में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है उसके अकॉर्डिंग है पहला, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। पहला क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये पहला क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो हमें पता है फॉर्मूला डायपोल मोमेंट का, पहले वो बना लेते हैं। तो डायपोल मोमेंट को लिखते हैं P इक्वल टू क्यू इंटू 2L। क्या लिखते हैं, P इक्वल टू क्यू इंटू 2L, ये हमारा फॉर्मूला है। डेफिनेशन बनाए अगर, तो डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज the product of magnitude of one charge। हम बात कर रहे हैं डायपोल की, है ना। डायपोल में दो चार्ज होते हैं, सबको पता है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड लेंथ ऑफ द डायपोल इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यूनिट भी लिख देते हैं इसकी। यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट क्या होती, कूलम, और लेंथ की यूनिट क्या होती, मीटर, या इसी को हम लिख सकते हैं डेबाय। क्या लिख सकते हैं, डेबाय। ये स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी ये भी लिख लेते हैं। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसमें से जो जो चीजें पूछी जा सकती है मैंने कंप्लीटली बता दी है। तो ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला नेक्स्ट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इन इक्वाटोरियल पोजीशन। ये हमारा सेकंड है। हमें क्या सॉल्व करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करना है। किसकी हेल्प से, डायपोल की हेल्प से। कहां पर, इक्वाटोरियल पोजीशन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पर थ्योरी नहीं लिखूंगा, थ्योरी वाला पोर्शन मैं बोलूंगा और आप अपने हिसाब से नोट्स में लिखते जाना। वैसे नोट्स आपके पास होंगे, सिर्फ एक बार देखना है। ठीक है, सबसे पहले मैं ले लेता हूं यहाँ पे डायपोल। यहां मैंने ले लिया एक इलेक्ट्रिक डायपोल। ये हो गया हमारा प्लस चार्ज और ये हो गया हमारा माइनस चार्ज। मैंने डायपोल लिया AB। क्या लिया, AB, A और B। ये हुआ मिड पॉइंट, इसका नाम O दे दिया। दोनों चार्ज के बीच की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, 2L। तो मैंने यहां ले लिया 2L। मुझे फाइंड करना है इक्वाटोरियल, मतलब ये पॉइंट लिया परपेंडिकुलर, डायपोल से परपेंडिकुलर, ये मिला दिया। ये डिस्टेंस कितनी, R डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले प्लस Q से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व कर लेंगे, फिर माइनस Q से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, प्लस Q से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाता है, तो यही वाली लाइन सीधे आगे बढ़ा देना है, सीधे, है ना। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q से, मैंने कंसीडर किया E1 है। अब माइनस Q से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, अंदर की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो कितना आएगा, E2। ठीक है, ये E1 E2 हो गया। यहां पर ये एंगल हमने ले लिया सपोज दैट थीटा। अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा एंगल। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज E1 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, K Q अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब कितना डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस A से P तक की डिस्टेंस। तो मैंने इसको लिख दिया AP स्क्वायर। वैल्यू रखें, तो ये रखा मैंने K Q। अब AP की वैल्यू, इसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो ये कितना होगा L, ये कितना होगा R, तो ये कितना होगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ पे PCT लगा है, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आएगा L और ये R, तो क्या बचेगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसका पूरे का स्क्वायर करना है, तो हमारे पास तो सिर्फ ये बचेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट पॉइंट P। तो इसके थ्रू क्या आएगा, K Q डिवाइड बाय डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां तक, यानी कि BP स्क्वायर। वैल्यूज रखें तो क्या आएगा, K Q डिवाइड बाय, अच्छा जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये भी होगी। तो डिस्टेंस अगर सेम है तो वैल्यू भी क्या आएगी, सेम। ये दूसरा। अब ध्यान से अगर देखें तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों क्या है, इक्वल है।
मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, बराबर, यानी कि मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ E1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ E2। दोनों क्या हो गए, बराबर। ठीक है, अच्छा दोनों बराबर हो गए, हमें लाना है रिजल्टेंट। अब ये मैं यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक इधर है, मतलब रिजल्टेंट इधर ही जाएगा। तो रिजल्टेंट कितना होगा वो बात की बात है। मैं अभी इसको लिख देता हूं इक्वाटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड। यह एंगल देखें, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। यानी कि टोटल एंगल दोनों के बीच कितना बना, 2 थीटा। अगर दो वेक्टर थीटा एंगल पर हैं तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां लिख लेते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। तो क्या आएगा, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट को मैंने लिख दिया इक्वाटोरियल, ई इक्वाटोरियल इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला होता था हमारा, याद करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। अब यहां पर एंगल तो 2 थीटा है, तो हम एंगल क्या लेंगे, 2 थीटा, इतना। दूसरा, हमें पता है E1 और E2 क्या है, बराबर है। दोनों को मैं इक्वल कर देता हूं, तो E1 की जगह मैंने लिख दिया E1 स्क्वायर, E2 को भी मैंने लिख दिया E1, भाई दोनों बराबर है, कोई एक नाम दे देते हैं, तो मैंने E1 ले लिया दोनों का नाम, प्लस 2, E1 को E1 लिखा, इसको भी E1 लिख सकते हैं, तो ये E1 स्क्वायर हो गया, cos 2 थीटा, इतना आ गया। अब यहां देखें तो ये E1 स्क्वायर, ये E1 स्क्वायर कितना हो गया, 2E1 स्क्वायर। अगले पेज में आ जाते हैं, ये लिखा मैंने रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, पहले लिख दिया है मैंने 2E1 स्क्वायर जो मैंने पहले ऐड करा था, प्लस ये देखो मैंने क्या करा, इन दोनों को ऐड करा, क्या लिख दिया, 2E1 स्क्वायर, और ये भी लिखा है 2E1 स्क्वायर, इसे भी लिख देते हैं 2E1 स्क्वायर cos 2 थीटा। अब इसको सॉल्व करना है, क्या करें, इसमें दोनों में से 2E1 स्क्वायर कॉमन है, तो मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचा 1, ये भी कॉमन हो गया, तो cos 2 थीटा बचा, कितना बचा, cos 2 थीटा। अब हमें क्या करना है, ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो 2E1 स्क्वायर लिखा, 1 को 1, cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिससे 1 कैंसिल हो, तो ये फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको देखें तो कितना आता है, अंडर रूट ऑफ, देखो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, 2 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होगा 4, और E1 स्क्वायर को E1 स्क्वायर लिखा, और cos स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा लिखा। अब अगर अंडर रूट से बाहर निकालें तो वैल्यू क्या आएगी, तो 4 से बाहर कितना आएगा 2, अंडर रूट से, E1 स्क्वायर से बाहर कितना आएगा E1, और cos स्क्वायर थीटा से बाहर क्या आएगा, cos थीटा, यही आएगा। चलो वैल्यूज रख देते हैं आंसर, तो ये हो गया हमारा 2E1, E1 की वैल्यू हमारे पास आई थी KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही आया था E1 की वैल्यू। अब cos 2 थीटा बचा, सॉरी cos थीटा बचा, cos थीटा की वैल्यू को कैसे निकाले, इस ट्रायंगल में से cos थीटा निकालो, तो cos थीटा क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या होता है बेस, बेस कितना होगा L, और हाइपोटेनस ये है, तो मैंने इसको लिख दिया L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब होता है हाफ पावर सॉरी क्या पावर होता है, हाफ, तो ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करें तो ये आ गया हमारा, इसको आगे लिख देता हूं मैं, K को K लिखा, Q इंटू 2 इंटू L, ये लिखा है Q इंटू 2 इंटू L को क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, और यहां देखें बेस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, यहाँ पर भी बेस क्या है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो बेस एक साथ हो गए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पे पावर 1 थी और यहाँ पावर हाफ है, 1 और हाफ कितना हो गया 3/2, और यही आपका रिजल्ट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इन इक्वाटोरियल पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैं इसकी पीडीएफ, ये जो पूरी बता रहा हूं ना, इसकी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में, ही है ना, तो आप लोग वहां से एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल एंड इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज, टॉर्क डायपोल पे कितना लगेगा,
तो पहले मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूँ। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्चुअल में हमें डायपोल को रखना है, तो ये मैंने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ हम क्या करेंगे, डायपोल को रखेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां मैं रख देता हूं डायपोल को, ये मैंने रखा डायपोल। ये इधर एक चार्ज ले लेते हैं, डायपोल में दो चार्ज होते हैं, प्लस क्यू ले लिया और यहां ले लिया हमने माइनस क्यू, और ये हो गया मिड पॉइंट ओ। लेंथ कितनी हो गई दोनों के बीच की, 2L। ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, 2L। अब कॉमन सी बात है, प्लस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा, तो चार्ज में फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। कितना लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई। कितना लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई। ये माइनस क्यू चार्ज है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, F इक्वल टू माइनस क्यू ई। एक प्लस एक माइनस, ठीक है। चलिए पहले कंडीशन ये है कि नेट फोर्स कितना लग रहा है इसमें, तो नेट फोर्स ऑन डायपोल, नेट फोर्स ऑन डायपोल कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। क्यों, प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई दोनों ऐड करेंगे तो नेट फोर्स कितना आएगा, 0। पहला 1 नंबर का क्वेश्चन अलग से भी ये पूछा जाता है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना होगा, 0। दूसरा, हमें तो टॉर्क लाना था, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना। चलो अच्छा, ये फोर्स जो होता है ना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होता है, मतलब या तो ये फोर्स होगा या तो ये फोर्स होगा, दोनों का नेट नहीं लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फिलहाल हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे फोकस करें, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लाएंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और ये लाइन ऐसे मिला दो, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाम दे देते हैं, इसका नाम ए दे देते हैं पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का नाम बी दे देते हैं, इसका सी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, बी सी। क्या हो गया, बी से सी। अब हमें पहले बी सी की वैल्यू सॉल्व करना है। मैं मान लेता हूं कि डायपोल हमारा थीटा एंगल पर रखा था, कितने एंगल पर रखा था, थीटा एंगल पर। तो अगर मैं यहां से देखूं तो एक काम करता हूं, इन ट्रायंगल ए सी बी, इस ट्रायंगल पे मैं लगा देता हूं साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर यहां से आ जाएगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन हाइपोटेनस यानी कि AB। तो यहां से अगर BC की वैल्यू सॉल्व करें तो क्या आता है, AB साइन थीटा, और A से B तक की लेंथ को हम क्या लिखते हैं, 2L। तो ये हो गया 2L साइन थीटा। ये वैल्यू उठा के यहां रख दें, सो टॉर्क की वैल्यू आ गई। पहले फोर्स लिखेंगे, फोर्स क्या आएगा, Q इंटू ई। मैंने क्या बताया, किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है, आप चाहे ये वाला ले लो मैग्नीट्यूड में QE, या ये ले लो तो QE आ गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह लिख दिया 2L साइन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू आ गई Q इंटू 2L। Q इंटू 2L को क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी कि P, और E को E लिख दिया, तो ये आ गया PE साइन थीटा। ये हमारा है रिजल्ट। तो टॉर्क की वैल्यू आ गई PE साइन थीटा, पहले ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, कभी कभी आपसे वो पूछता है राइट इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो टॉर्क को ऐसे लिखेंगे, टॉर्क इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा ए बी साइन थीटा को लिखते थे A क्रॉस B, वैसे PE साइन थीटा को क्या लिखेंगे, P क्रॉस E। थीटा एंगल जो है ना, वो P और E के बीच का एंगल होता है, किसके बीच का, P और E के। तो ये हमारा टॉर्क आ गया। अब आपसे पूछा था इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूले पे फोकस करो, तो P साइन थीटा फॉर्मूला है। अब इसकी बात करें मिनिमम, फॉर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एक चीज ध्यान रखना, जब कभी साइन थीटा नजर आ जाए तो मिनिमम वैल्यू 0 एंगल पर होगी, और जब मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो थीटा कितना होगा, 90। तो फॉर मिनिमम वैल्यू थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, और जैसे 0 रखोगे टॉर्क क्या आएगा, मिनिमम। रख के देखो फॉर्मूले में, तो कितना आएगा, PE साइन 0, साइन 0 क्या होता है, 0। तो मिनिमम टॉर्क कितना होगा, 0। तो आपको दो चीजें याद रखनी है यहाँ पर, कंडीशन ध्यान रखनी है और वैल्यू कितनी आ रही। फॉर मैक्सिमम वैल्यू थीटा कितना हो जाएगा, 90,
तो ध्यान ये रखना है, जब कभी साइन एंगल नजर आए, मिनिमम बोले तो थीटा 0, मैक्सिमम बोलो तो थीटा 90। ठीक है, यहाँ 90 रख के देखो तो टॉर्क क्या आएगा, मैक्सिमम, और ये आ गया पीई। पी और ई के बीच में ना तो डॉट आएगा ना तो क्रॉस आएगा, ये हो गए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो ये हमें ये अलग से कंडीशन पूछी जाती है 2 नंबर 1 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक न्यूमेरिकल है, यहां पर देखें क्वेश्चन लिखा है इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। ये डायपोल की लेंथ गिवन है। डायपोल की जब भी लेंथ गिवन होगी ना तो दोनों चार्ज के बीच की लेंथ होगी ऐसा, ये लेंथ है हमारी, ये जो पूरी लेंथ है ना ये है 4 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखेंगे, पूरी लेंथ हमेशा दी होगी, कभी आधी नहीं देगा। ठीक है, चले, यानी कि 2L जो हम मानते हैं उसकी जगह आ गया 4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया जाए तो 10⁻⁻2 आ गया। मीटर में कन्वर्ट करना है ना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई करते हैं। व्हेन प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस मेकिंग एंगल ऑफ 60, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री दे दी। बोला विथ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक्सपीरियंसेस है टॉर्क, टॉर्क कितना लग रहा है 4√3 न्यूटन मीटर। ठीक है, बोला कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इफ इट हैज चार्ज प्लस माइनस आएगा यहाँ पर, मतलब एक चार्ज होगा प्लस का 8 नैनो कूलम, एक होगा माइनस का 8 नैनो कूलम। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, मतलब मैं यहाँ पे चार्ज भी लिख लेता हूँ, क्यू की वैल्यू है 8 नैनो कूलम, तो 8 को 8 लिखा, नैनो का मतलब 10⁻⁹ कूलम। पूछा है आपसे जो वो है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि यू की वैल्यू। देखो पोटेंशियल एनर्जी जो डायपोल की होती है उसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए फॉर्मूला लिखेंगे पूरा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल ये होता है U = माइनस ऑफ पी कॉस थीटा। आप लोगों ने इसको पढ़ रखा होगा, मैं वैल्यूज रखूंगा। माइनस ऑफ P की जगह P को कैसे निकालें, तो P को हम लोग सॉल्व करते हैं Q × 2L से, तो मैंने P को लिख दिया Q × 2L, E को मैंने लिख दिया E और cos थीटा को लिख दिया cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी थी 60, बस हमें कुछ नहीं करना, वैल्यूज रखनी है, आंसर आ जाएगा। वैल्यूज रख देते हैं, पहले यहाँ देखते हैं माइनस Q की वैल्यू कितनी है 8 × 10⁻⁹, ठीक है, और 2L की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻⁻2, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, नहीं दिया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना पड़ेगा। तो अभी रुक जाते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसको हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं ना। चलो ये फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है टाउ = होता है पी साइन थीटा। क्या होता है पी साइन थीटा। यहाँ से ई की वैल्यू अगर सॉल्व करते तो कितना आता, टॉर्क अपॉन में पी साइन थीटा, यही आता। चलो ई की वैल्यू लिखा, टॉर्क की वैल्यू कितनी दी है, तो लिखा 4√3, तो मैंने इसको लिख दिया 4√3 डिवाइड बाय पी की वैल्यू कितना दिया है, पी को Q × 2L लिखते, मैं यहाँ वैल्यूज लिख देता हूँ, पहले इसको लिखता हूँ Q × 2L और साइन थीटा कितना है साइन 60, ठीक है ऐसे। अब वैल्यूज रख रहा हूं मैं, टाउ की वैल्यू रख दी, क्यू की वैल्यू कितनी 8 नैनो कूलम यानी कि 8 × 10⁻⁹। सॉल्व नहीं करना है इसको पूरा, जो आएगा छोटा सा वही उठा के रख देंगे। और लेंथ कितना दिया है 4 × 10⁻⁻2 और साइन 60 कितना होता है √3/2, ठीक है। अब इसको छोटा जितना सॉल्व हो उतना कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से ये 8 को कैंसिल करो, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आ रहा है 1/, ये कितना 4 बचा नीचे, यहाँ 4 बचा ना, बाकी कुछ भी नहीं बचा। पावर देखो 10⁻⁻9 और 10⁻⁻2 यानी कि बचा 10⁻⁻11, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड उठा के यहाँ रखेंगे, बस यहाँ कैलकुलेट नहीं करना कि डिवाइड करने बैठ जाओ, इसको उठा के रखो तो वैल्यू क्या आएगी। अच्छा अगला क्वेश्चन आ गया इधर, मैं क्वेश्चन के पहले यहाँ पर इसको बाद में सॉल्व करेंगे। एक काम करता हूँ ना, यहाँ पर स्पेस कहीं से मैनेज कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू को यहाँ रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा ना पीडीएफ में जब कोई देखेगा उसको समझ नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं लिख रहा हूँ माइनस पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू को लिख रहा है Q × 2L, क्या लिख रहा है Q × 2L। ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है 1/4 × 10⁻11 इंटू cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2,
ठीक है, अब सॉल्व करें। Q की वैल्यू कितनी थी? Q की वैल्यू है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 9 और लेंथ कितना है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, यही है और तो कुछ है नहीं। और डिवाइड बाय ये है 2 इंटू 4 कितना हुआ 8 इंटू 10 की पावर माइनस 11। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो ये 8 से 8 कैंसिल हो रहा और पावर पूरी 10 की पावर माइनस 11 ये हुआ और 10 की पावर माइनस 11 से ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या? ओनली 4, यही बचा ना माइनस का, ये माइनस लगा लेते हैं तो माइनस का 4 जूल इज द आंसर। कैलकुलेशन आप एक बार देख लेना, मैं आपको प्रोसीजर बताया है कि इस प्रोसीजर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डेटा चेंज होता है, हमेशा चेंज होता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पैटर्न था। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पहले हमें डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जाने, ये होता है माइनस ऑफ पी कॉस थीटा। ये है पोटेंशियल एनर्जी डायपोल का, पहले तो ये जानो कि डायपोल का क्या है पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करें स्टेबल अनस्टेबल, अगर हम बात करें फॉर स्टेबल, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो थीटा हमारा हो जाएगा 0 डिग्री। जैसे 0 रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी आएगी हमारी मिनिमम, कितना आएगा माइनस ऑफ पी कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा 1, माइनस का पी आएगा, ये आगे हमारा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आएगा। दूसरा फॉर अनस्टेबल की अगर बात करें, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो जो थीटा है वो हमारा होगा 180 डिग्री, है ना। आपको डायरेक्ट याद रखना है, अभी वैल्यू रखें तो ये हमारे जैसे ही 180 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम माइनस ऑफ पी कॉस 180। कॉस 180 कितना होता है -1, इसीलिए वैल्यू क्या हो जाती है मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा प्लस का पी। भाई मैक्सिमम कैसे पता चलेगा, क्योंकि पता है cos 180 -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया मैक्सिमम और ये हो मिनिमम। तो स्टेबल इसमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले पूछेगा व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये कंडीशन है थीटा इक्वल टू 0। कंडीशन फॉर अनस्टेबल थीटा इक्वल टू 180। अब पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है स्टेबल में, तो -P होती है और अनस्टेबल में +P होती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये भी हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला हमारा न्यूमेरिकल है ना, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करना, मैं आपको प्रोसीजर पूरा बताऊंगा, है ना। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन रहेगा शायद। यहाँ देखें अगर तो डायग्राम दिया है, यहाँ -3 माइक्रोकूलम है, या -3 माइक्रोकूलम है, यहाँ +2 माइक्रोकूलम है। ठीक है, लिखा है 3 पॉइंट चार्जेस +2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट अ, ठीक है दिया हुआ, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है, साइड दिया है 20 सेंटीमीटर, मतलब ये 20, ये भी 20, ये भी 20, क्लियर हो गया साइड। चलो, व्हाट शुड बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टू बी प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट। आपसे पूछा व्हाट इज द साइन, लिखा व्हाट इज द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टू बी प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट M ऑफ साइड BC साइड के यहां पर हम चार्ज को रखना चाह रहे हैं, यहां पर, ठीक है, यहां पे रखना चाह रहे हैं, सो दैट चार्ज एट A रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ए वाला जो चार्ज है ये रेस्ट में रहे, बैलेंस रहे। पहले समझो इसकी कहानी कुछ ऐसी है, ये माइनस वाला इस प्लस वाले को अपनी तरफ खींच रहा होगा, पक्की बात है, तो ये वाला माइनस वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, है ना। अच्छा, दूसरा ये वाला माइनस वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, मतलब एक फोर्स ऐसे लग रहा होगा, इसको मैं ब्लैक ले लेता हूं, एक फोर्स ऐसे लग रहा होगा, कितना मान लिया F। ये इधर लग रहा होगा, कितना लगेंगे, ये भी लेंगे F, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, और दोनों के मैग्नीट्यूड चार्ज के सेम है, तो फोर्स तो सेम ही लगेगा, तो जितना फोर्स इधर लग रहा उतना इधर भी लग रहा होगा। अब जब इसको इधर खींच रहे हैं तो कॉमन सी बात है ये वाला चार्ज हमारा नीचे की तरफ आएगा। जस्ट मिनट, इंक ब्लैक नहीं ली गया, ये वाला हमारा किधर लगेगा, नीचे लगेगा ना, रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा रिजल्टेंट फोर्स। और हमें पता है यहाँ पर ये फोर्स हम कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, तो फोर्स किधर लगा, नीचे की तरफ। हम चाहते हैं कि ये यहीं का यहीं रहे, तो जितना फोर्स ये नीचे लग रहा है इतना फोर्स अगर ये वाला चार्ज, यहां वाला चार्ज ऊपर की तरफ लगा दे तो बॉडी चार्ज हमारा बैलेंस हो जाएगा।
भाई नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, ये बॉडी है ये नीचे की तरफ आना चाह रही, तो हम चाह रहे हैं इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा दे। कैसे लगा सकते हैं? तो यहाँ पर जो चार्ज होगा ये वाला प्लस है, तो यहाँ पर भी चार्ज कैसा होना चाहिए? प्लस चार्ज। पहला पॉइंट तो ये हो गया। भाई रिपल करेगा तभी तो वो वही रुकेगा, अगर ये भी हमारा माइनस हो जाता तो इसको अट्रैक्ट करता। तो ये वाला चार्ज का साइन इसका साइन सेम होगा, तो एक नंबर तो यही मिल गया आपका। कहां पर? साइन की बात करें अगर, तो साइन ऑफ चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव, सेम एज 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, ऊपर अब रिपल करेगा ये। अब देख लेते हैं, पहले ये फोर्स निकाल लेते हैं। तो ये लिखा फोर्स बिटवीन 2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम। -3 + 3 से कोई मतलब नहीं है, हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो फोर्स कितना आएगा? फॉर्मूला होता है हमारा K Q1, Q1 मतलब 2 × 10⁻⁻⁶, Q2 3 × 10⁻⁻⁶ अपॉन r²। r मतलब 20 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 400, लेकिन सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻² आएगा ना, स्क्वायर करेंगे 10⁻⁻4। देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जो डिस्टेंस थी ना r, वो कितना था? 20 सेंटीमीटर। इसको मैंने लिख दिया 20 × 10⁻⁻² मीटर। अब इसका स्क्वायर करके देख लो भाई, तो 20 का स्क्वायर होगा 400 और 10⁻⁻² का हो गया 10⁻⁻4। अब सॉल्व करो, k की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻9। 2 × 3 कितना हो गया? 6 × 10⁻⁻12 डिवाइड बाय, इसको लिख दिया 4 × 10⁻⁻2। लिखा जा सकता है, इसको लिखा 4, 10⁻⁻2 है, 10⁻+2 है, -4 में से 2 पावर कम कर दी, 10⁻⁻2 बचा। अब इसको सॉल्व करें, 2 से कैंसिल करो, 3 बचा, यहाँ कितना बचा? 3 बचा। ठीक है ना, 3 से कैंसिल करो, 3 से कैंसिल करो, 3 आया, 3 × 3 कितना हुआ? 9 आ रहा ना, चेक करो कोई मिस्टेक तो नहीं। 2 से, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, जस्ट मिनट, ये इससे तो होगा नहीं, अपने से ही होगा। 2 से कैंसिल किया ना, 3 आया, यहाँ 2 आया था। ठीक है, तो ये एरर हो जाएगी, ये एरर हो जाएगी। 2 से कट किया, 2 बचा, वहाँ 3 बचा, और ये बचा हमारा 9 × 3 कितना हुआ? 27, डिवाइड बाय 2। 27 को 2 से डिवाइड करो, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 13.5 इंटू पावर देख लेते हैं, 10⁻⁻2 है, ऊपर गया 10⁻+2 हो जाएगा। ये है ना 10⁻−10 बचेगा, लेकिन 9 पावर कम भी करना है। देखो यहां से कट करो, 10⁻10 बचेगा, एक यानी 10⁻1.35 आ रहा ना, 1.35 आ रहा है ना, 1.35 न्यूटन। ठीक है, यही आएगा F = मतलब यहां पर फोर्स लगा 1.35, यहां लगा 1.35। अच्छा इक्विलेटरल था तो ये एंगल पता चल गया 60 होगा। ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, बराबर है ना, 60 डिग्री। दो सेम फोर्स अगर 60 डिग्री पर है तो रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा देख लेते हैं। तो यहां लिख लेते हैं नेट फोर्स। क्या लिख लेते हैं? नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, ये लिख लेते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम चार्ज। तो नेट फोर्स कितना लगेगा? तो F नेट यहां लिख लेते हैं ना, इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? √a² + b², यही होता है ना, a² + b²। भाई दोनों फोर्स बराबर है ना, अब प्लस 2ab cos 60, यही होगा। cos 60 कितना होता है? ये हो गया हमारा 2f² प्लस ये भी हो गया 2f²। cos 60 हमारा होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया? 3f², अंडर रूट में 3f²। यानी कि जो नेट फोर्स आ रहा है ये कितना आया? √3 × f, यही आएगा। इतना फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ। यहाँ ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये नीचे की तरफ लग रहा है √3 × f। कितना लग रहा? √3 × f, ये वाला आ रहा √3 × f। f मतलब 1.35 है ना। ठीक है, इतना फोर्स ऊपर लग जाए, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, F नेट इज इक्वल टू, यहां लिख लेते हैं फॉर इक्विलिब्रियम। क्या लिख रहे हैं? फॉर इक्विलिब्रियम F नेट इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स। कैसा? रिपल्सिव फोर्स बिटवीन Q, M पे जो चार्ज है ना मैंने Q ले लिया, एंड 2 माइक्रोकूलम।
ठीक है, तो एफ नेट कितना लग रहा है, √3 इंटू एफ कितना है 1.35 इक्वल टू, अब इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग, कहाँ गया भाई, कहाँ गया भाई, ये इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा, तो ये वाली डिस्टेंस पहले पता कर लो आप, ये डिस्टेंस वो तो कर लेंगे के Q1 Q2 कितना है 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन, यही है ना, ये कितना 2 इंटू 10⁻⁻6 और ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ। देखो ये है कितना 20, ये कितना है 10, तो ये बताना है, तो 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, 20 स्क्वायर कितना होता है 400, अब माइनस 10 स्क्वायर मतलब कितना हुआ 100, यानी कि √300 बचेगा, कितना बचेगा डिस्टेंस √300 सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे अपन, कितना आएगा रूट में 300 का स्क्वायर, बोलो क्लियर है, यही आएगा डिस्टेंस। जैसे आप एक बार सॉल्व कर लेना, 200 का भाई 20 का स्क्वायर 400, ऐसे करेंगे, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर वाले का हमने एक्स ले लिया बराबर है, तो ये हो गया 400 माइनस 100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या √300, ये सेंटीमीटर में आएगा, बस इसका ध्यान रखेंगे। तो इसका स्क्वायर अभी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, है ना, ये लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज देखें यहाँ पर, हमें तो क्यू लाना था, तो क्यू को रोको बाकी को भेजो, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा √3 इंटू 1.35 इंटू, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा, अंडर रूट से करेंगे 300 बचेगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर था तो 10⁻⁻4, और ये सब नीचे आएगा, के नीचे आएगा, के कितना होता है 9 इंटू 10⁻9, ये आप देखो गुणा भाग कर लेना, और इसका 2 इंटू 10⁻6, आंसर देख लेना क्या आ रहा है, जो भी आएगा आप यहाँ पर मेंशन कर लेना यूनिट कूलम। देखो इतना अपने पास समय नहीं रहेगा कि सॉल्व करें, आप इसका कैलकुलेशन देख लेना, प्रोसीजर मैंने बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, ए भाई ग्रीन हो गई क्या, ये लो भैया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में क्या है, नंबर है, क्या है नंबर है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या लिखते हैं, द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing normally through a surface, किसी भी सरफेस से नॉर्मली जो लाइन जाती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर निकलेंगी, बाहर की तरफ, हर तरफ निकलेंगी। तो मैंने मान लो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट सामने रख दिया, इससे जितनी लाइंस नॉर्मली जा रही होंगी उतनी लाइंस के मेजरमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया इंटू में कॉस थीटा, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फाई इक्वल टू ई डॉट एस। यूनिट भी देख लेते हैं, यूनिट क्या होगी, क्योंकि जब पढ़ रहे हैं तो पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखें। यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और सरफेस एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या है न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्या रहता है, स्केलर रहता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये एक्चुअल में गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, और ये इस बार पेपर में आ रहा है, ये मान के चलना आप, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर, पहले क्या करें, एक इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर बनाए, तो भाई तो इनफाइनाइट तो बना नहीं सकते, मैंने ऐसे एक वायर ले लिया, और यहाँ अगर मन हो तो डैश 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 कर लेंगे, ठीक है। ये मैं इसमें यहाँ पर ऊपर भी डैश डैश कर लेते हैं, ये मैंने इसको क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ऐसे क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा आसपास। जब इसके आसपास गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो वो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगी, ठीक है। कैसी बनेगी, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो ये हो गई हमारी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। कितनी लेंथ का लिया मैंने, एल लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, कितनी लेंथ की, एल लेंथ की,
और इसका रेडियस जो लेंगे यहाँ से वो हो गया r, कितना हो गया r, इतना, ऐसे, ठीक है। इसे बोलेंगे हम लोग गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉल्व करते हैं पूरे का। तो ये लिखा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू गॉसियन सरफेस या सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो ये लिखा मैंने फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो फॉर्मूला होता है E डॉट डी एस। तो यहाँ पर 3 सरफेस बन रही है गॉसियन में। ये भाई सिलेंडर में कितनी सरफेस होती है, 3। तो पहली सरफेस का मैंने छोटा सा पार्ट ले लिया DS1। तो भाई DS1 का एरिया वेक्टर किधर जा रहा होगा, ऊपर की तरफ। मतलब एक पानी की बोतल होती है ना, वैसे रखो। तो पानी की बोतल का जो टॉप एरिया है, इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। जो बॉटम वाला एरिया है, इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ। और जो कर्व वाला एरिया है, जिस तरफ से आप देखोगे एरिया वेक्टर उधर आ रहा होगा। इधर देखोगे इधर आ रहा होगा, इधर साइड से देखोगे इधर आ रहा होगा। तो एक ये DS1 ले लिया, इधर छोटा सा पार्ट मैंने कट कर लिया DS2, और इधर एक छोटा सा पार्ट मैं कट कर लेता हूं यहाँ पर DS3। ये हो गए हमारे फ्लक्स मतलब सरफेस एरिया के छोटे छोटे एलिमेंट, छोटे छोटे पार्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है प्लस चार्ज से, वो तो बाहर की तरफ ही जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही जा रहा होगा, इसमें भी ऐसे ही जा रहा होगा, इसके केस में भी इधर ही जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ध्यान से देखें तो DS और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल बन रहा है, इसमें 90, इसमें कितना बन रहा है 0, इसमें कितना बन रहा है 90। तो मैं तीनों पार्ट को अलग अलग लिख देता हूं। तो लिख दिया पहले वाले पार्ट का E डॉट DS1, ये पहले वाले के लिए हो गया, टॉप सरफेस के लिए। फिर लिया E डॉट DS2, ये हो गया सेकंड यानी कर्व सरफेस के लिए हो गया। अब प्लस थर्ड के लिए लिख लेते हैं, बॉटम वाले के लिए E डॉट DS3। आप चाहो तो नाम 1 2 3 भी दे सकते हो, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये ऑप्शनल है, आपका मन हो तो लिखो, नहीं कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं डॉट रिमूव करता हूँ। तो यहाँ डॉट रिमूव करेंगे तो एंगल आएगा कॉस। तो EDS1 कॉस कितना एंगल आएगा यहाँ पे 90 डिग्री। भाई इसमें तो 90 बनना ना पहले वाले में, प्लस लगाया। सेकेंड वाले की बात करते हैं तो आता EDS2 कॉस कितना एंगल बनेगा 0, दूसरे वाले में 0 बन रहा, प्लस थर्ड वाले में आ जाओ तो इंटीग्रेशन EDS3 कॉस कितना एंगल बन रहा है इसमें 90। और हमें पता है कॉस 90 0, कॉस 90 0। तो जो फ्लक्स आ गया ये हो गया 0, प्लस यहाँ बचेगा E को बाहर कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ DS2 कर दो। कॉस 0 तो 1 होता है, प्लस लगाओ, यहाँ पर भी 0 हो गया, 90 0 होता है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो E को बाहर कर दिया, अब बचा गया DS2 का इंटीग्रेशन, यानी कि कर्व सरफेस एरिया कितना होगा सिलेंडर का सर, तो ये होता है 2 पाई RL। कितना होता है 2 पाई RL, ये होता है कर्व सरफेस एरिया किसी सिलेंडर का। अच्छा फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर अपॉन एप्सिलॉन 0। तो मैंने इसको लिख दिया टोटल फ्लक्स को, भाई लास्ट लाइन जो आ रही थी मैंने उस फ्लक्स की जगह लिख दिया Q बाय एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे क्या था E ब्रैकेट ऑफ 2 पाई RL। तो E को लाना था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाना था, बाकी को डिवाइड कर दो, आ गया 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन में R इंटू L, ये आ गया। तो ये हमारा रिजल्ट है 1/2 पाई एप्सिलॉन 0। चार्ज अपॉन लेंथ को हम लोग लिखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। क्या लिखते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ये मेंशन कर लेंगे, फिर लैम्डा इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ। ये हमारा हो गया डेरिवेशन। इसमें कभी कभी आपसे पूछता है ग्राफ प्लॉट करने का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में अगर ग्राफ प्लॉट करते तो कैसा बनता, तो E और R तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। E और R कैसे इनवर्सली, मतलब अगर R बढ़ाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो कैसा ग्राफ बनेगा, इस टाइप से। थोड़ा स्लोप कम देंगे हम लोग, है ना, क्योंकि स्क्वायर नहीं लगा है, R है ओनली, तो स्लोप थोड़ा कम देना, लगभग स्ट्रेट जैसा दिखेगा लेकिन वो कम देना, ठीक है। तो ये E और R में ग्राफ हो गया, ठीक है। ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार मैं स्क्रीन देख लेता हूं फिर देखते हैं। चलो आगे कंटिन्यू करें।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करना है किसके लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए। हमारे पास एक सेल है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करेंगे। कहाँ सॉल्व करेंगे, इनसाइड द सेल और एक सरफेस ऑफ द सेल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सेल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सेल। ये बनाया सेल। देखो आपके यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो हमेशा इनसाइड द सेल पूछा जाता है। किधर पूछा जाता है, इनसाइड द सेल। इसको मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया, ऐसे क्या कर दिया, यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया। ये हो गया सेंटर। रेडियस कितना हो गया, इसका रेडियस ले लेते हैं हम कैपिटल आर। क्या ले लेते हैं, कैपिटल आर। ठीक है, अब हमें कहाँ सॉल्व करना है, इनसाइड द सेल। मान लेता हूं मुझे सॉल्व करना है यहाँ पे। कहाँ पे, ये पॉइंट पी पे सॉल्व करना है। सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, तो सेंटर से में सॉल्व करना है इसे। जस्ट मिनट, इसको हटाना पड़ेगा। सेंटर से मुझे सॉल्व करना है यहाँ पर, ए भाई आर डिस्टेंस में, छोटा आर, स्मॉल आर डिस्टेंस में। क्या करेंगे, सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस। तो ये हो गई हमारी गॉसियन सरफेस। क्या हो गई, गॉसियन सरफेस। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करें, तो एक काम करें, मैं यहाँ पे इसका छोटा सा पार्ट कट कर लेता हूँ, इतना सा। ये क्या किया हमने, छोटा सा पार्ट कट कर लिया, और ये इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, बाहर की तरफ। कितना गया, ds। छोटा सा पार्ट लिया ना, उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ds। अब अगर सॉरी, इस छोटे से पार्ट का अगर मैं फ्लक्स निकालूं तो क्या आएगा, तो यहां लिख लेते हैं, पहले हेडिंग लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल, सेल के अंदर। तो अब इलेक्ट्रिक यहां लिख लेते हैं, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल सरफेस एरिया। छोटा सा जो सरफेस एरिया उसका, स्मॉल सरफेस एरिया। तो कितना आएगा, ये आएगा डी फाई। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई, यानी कि फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में सरफेस एरिया। यही लिखेंगे। डॉट रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एंगल। तो ये लिख दिया ई ds कॉस एंगल कितना आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर की तरफ ही जा रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया क्या है, एक ही डायरेक्शन में। तो एंगल कितना आएगा, 0। और कॉस 0 कितना होता है, 1। यानी कि ये बनेगा E इंटू ds। ठीक है, अब टोटल फ्लक्स अगर निकाले तो क्या आएगा, टोटल फ्लक्स, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई। इसको भी कर देते हैं इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन ई ds। ठीक है, अब मैं ई को बाहर कर लेता हूँ कि ई तो कांस्टेंट है। अब डी फाई यानी कि ds यानी कि सरफेस एरिया की बात करें, तो टोटल सरफेस एरिया इसका कितना आएगा, तो टोटल सरफेस एरिया का 4 पाई r स्क्वायर। कौन सा है, छोटा r स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, टोटल फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0। लेकिन चार्ज कहां पे, इस गॉसियन सरफेस के अंदर। ठीक है, और इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, 0। चार्ज कितना है, 0। क्यों, क्योंकि चार्ज तो सरफेस से बाहर है ना, यहां पर चार्ज है, इसके अंदर चार्ज क्या है, 0। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। क्या आया, E और ब्रैकेट ऑफ 4 पाई r स्क्वायर। यानी कि E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। E कितना आया, 0। मतलब क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेल के अंदर कितना होगा, 0। ठीक है, ये आपको पहला कंक्लूजन ध्यान रखना है। कोई भी चार्ज सेल हो, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो हमेशा 0 आता है। अब सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, कहां पर, ऑन द सरफेस ऑफ सेल। सेकेंड पे आते हैं, ऑन द सरफेस। हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं ना, ऑफ सेल, सेल की सरफेस में। पहले हम क्या करें, सेल बना लेते हैं। तो ये सेल बनाया, डबल लेयर रहती है ना, इनर और आउटर। थिकनेस बहुत ही कम रहेगा, थिन सेल है ये ध्यान रखेंगे ना। तो ये हमने बना दिया ऐसा। ये हो गया सेंटर, रेडियस कितना इसका, कैपिटल R। अब हमें सॉल्व कहाँ करना है, फ्लक्स। यहाँ फ्लक्स सॉल्व करना है सरफेस में। मान लेता हूँ इसी में सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा सा सरफेस एरिया कट कर लेते हैं। एरिया वेक्टर कितना होगा इसका, ds। छोटा सा एरिया क्या है, ds। क्या पे यहाँ फाइंड कर रहे हैं, तो गॉसियन सरफेस इसी को मानेंगे हम। क्या मानेंगे, गॉसियन सरफेस। ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ ही जाएगा क्योंकि प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ जाता है। तो अब यहां पर अगर स्मॉल सरफेस एरिया में फ्लक्स निकालें तो फ्लक्स क्या आएगा, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल सरफेस एरिया, स्मॉल सरफेस एरिया ds इज कितना आएगा, तो ये लिख लेते हैं डी फाई इक्वल टू वही फॉर्मूला ई डॉट डी एस, यही आएगा। डॉट रिमूव करें तो एंगल क्या आएगा, कॉस, कितना वही जीरो, तो ये आ गया ई डी एस कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होगी 1, बिल्कुल पहले जैसा, तो ये आ गया ई डी एस। अब टोटल फ्लक्स अगर निकालें, देखो कोई चेंज नहीं है, एक जैसा है, तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा 5 इक्वल टू, इसको क्या करें इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आया ई डी एस। ठीक है, तो फाई को फाई लिखा, ई बाहर कर दिया, और सरफेस एरिया ds, तो पूरे का सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर रहेगा यहाँ पर, है ना। अच्छा, फ्लक्स को क्या लिखते हैं, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यहाँ पे देखो इस सरफेस के बारे में पूछ रहे हैं, इसमें चार्ज कितना है, तो चार्ज कितना है q, तो q बाय एप्सिलॉन जीरो, ई को ई लिखा और 4 पाई आर स्क्वायर को 4 पाई आर स्क्वायर लिखा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ई को रोको बाकी आंसर, तो ई को रोका बाकी को डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो q बाय आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस में। मतलब ये क्लियर है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो कितना रहेगा, जीरो। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, सरफेस में, और जैसे ही सरफेस से हम आगे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसका ग्राफ देख लेते हैं, एक क्या देख लेते हैं ग्राफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ है वो देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये हो गया डिस्टेंस। देखो ये सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, सेल के अंदर क्या होगा जीरो। सेल मान लेते हैं यहां तक था, यहां तक था, तो सेल तक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तो मिलेगा नहीं, सेल की सरफेस में मिलेगा, तो सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया ये है, ये सरफेस से जैसे ही बाहर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ये वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। क्लियर है सबको, ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ये क्या हुआ भाई इसको, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन इधर आ गया है, क्वेश्चन उधर लिख गया जबकि क्वेश्चन नंबर 8 इधर होना चाहिए था। क्या लिखा, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। रिंग के एक्सिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, hence so that for a point at large distance from the ring it behaves like a point charge। ठीक है, वो तो आगे बात है, हमें करना क्या है, फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। पहले रिंग बना लो, ये रिंग हो गई, इसको क्या कर दो, चार्ज कर दो, क्योंकि जब चार्ज होंगी तभी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ऐसा, ये लिया सेंटर, ये लिया डिस्टेंस जहां फाइंड करना था, मान लेते हैं यहाँ पे फाइंड करना था, कहाँ पे, यहाँ पे। कितनी डिस्टेंस ले लेते हैं, मान लेते हैं ये हमने फाइंड करा x डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस x, और ये डिस्टेंस ले लेते हैं, इसका रेडियस है, ये रेडियस ले लेते हैं, मान लेते हैं a रेडियस है। ठीक है, अब इससे मैं फाइंड करना कहाँ पे, पॉइंट P पे फाइंड करना है, पॉइंट P पे। कैसे फाइंड करें, तो यहां मान लेता हूं छोटा सा चार्ज हमारे पास है dq, भाई टोटल चार्ज क्या है रिंग में, q है, यहाँ पे चार्ज कितना है dq। इस छोटे से चार्ज से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, छोटे से चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज dq, dq कहां पर, एट पॉइंट p, पॉइंट p पे, एट पॉइंट p। ये आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल होगा, डी होगा, फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ये वाले डिस्टेंस ले लेते हैं, मान लेता हूँ ये डिस्टेंस क्या, स्मॉल आर है, कितना है स्मॉल आर, तो ये हो गया आर स्क्वायर। बोलो इतना क्लियर हो गया, ये आ गया डी की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर देखें डी कैसे जा रहा होगा, सीधे जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे, डी की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे। ठीक है, अच्छा ये एंगल मान लेता हूं मैं थीटा है। अब यहां से ध्यान से देखो तो इसको रिजॉल्व किया जा सकता है, बोलो रिजॉल्व कर सकते हैं।
कैसे, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, तो यहाँ वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा डी कॉस थीटा, और इधर वाला क्या होगा डी साइन थीटा होगा। ऐसे ही मैं अगर डायमेट्रिकली अपोजिट रिंग के अपोजिट अगर मैं डी क्यू और ले लूं तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही बना रहा होगा। बोलो, तो ये वाला कैसा इधर ही बना रहा होगा सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड डी, ये भी एंगल कितना होगा थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ रहा होगा कौन सा डी कॉस थीटा आएगा, डी कॉस थीटा, और एक ऊपर जाएगा डी साइन थीटा। बोलो सही है, डी साइन थीटा, ये एंगल थीटा होगा ना। तो अगर ध्यान से देखें तो डी साइन थीटा और डी साइन थीटा तो इक्वल अपोजिट हो गए, लेकिन डी कॉस थीटा क्या हो गए आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे पूरी रिंग में, ना जाने हर जगह होंगे। तो अपोजिट वाला जो इलेक्ट्रिक, ये वाला और ये वाला, ये वाला ये वाला, इधर वाला, सारे जो अपोजिट वाले हैं वो सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं दो बना रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में। तो वर्टिकल वाला पार्ट तो एक दूसरे को कट कर रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट क्या होगा ऐड होगा। तो यहां लिख लेते हैं रिजॉल्व द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को रिजॉल्व करो कहां पर, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। तो यहां पहला जो है वो हम ले लेते हैं डी साइन थीटा वाला ऊपर वाला, तो ये आगे डी साइन थीटा एंड डी साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, दोनों क्या है इक्वल है और अपोजिट है, सो दे कैंसल, एक ये क्या करेंगे कैंसल कर देंगे टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसल कर देंगे। अब आता है डी कॉस थीटा वाले की बात, सेकंड वाला ये लिख लेते हैं डी कॉस थीटा एंड डी कॉस थीटा आर इन द सेम डायरेक्शन, आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में है तो ये ऐड होंगे, सो टोटल रिजल्ट या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या आएगा E इक्वल टू, मैं इंटीग्रेट कर दूं इसको डी कॉस थीटा को, डी कॉस थीटा को मैंने क्या करा इंटीग्रेट कर दिया। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट देख लेते हैं। देखो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं जीरो से लेके पूरा सरकमफेरेंस, मतलब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा जीरो से पूरा सरकमफेरेंस, रेडियस कितना लिया मैंने इसका a, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेके 2 पाई a तक। बोलो क्लियर है। अब हम d की वैल्यू रखेंगे, तो d की वैल्यू क्या है, तो इंटीग्रेशन लगाया जीरो से 2 पाई a लिखा, d की वैल्यू थी k इंटू डी क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, यही था ना, कॉस थीटा को कॉस थीटा लिख देता हूं अभी, ठीक है। अब मैं डी क्यू की वैल्यू लिखने जा रहा हूं, किसकी डी क्यू की, समझेंगे इसे k बाय आर स्क्वायर। डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, देखो टोटल रिंग में जो चार्ज है वो क्या है q, और टोटल लेंथ क्या है 2 पाई a, चार्ज अपॉन लेंथ जो होता है ना इसे क्या बोलते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये किसके बराबर होगा डी क्यू बाय डी एल के। इतने चार्ज की जहां पे डी क्यू चार्ज है ना इसकी लेंथ क्या थी डी एल, तो डी क्यू बाय डी एल लिख लिया, मतलब चार्ज अपॉन लेंथ इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। तो ये टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ हुआ, और ये स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ। यहां से अगर मैं डी क्यू सॉल्व करता तो वैल्यू क्या आती q अपॉन 2 पाई a और इंटू में डी एल, यही आता। मैंने क्या करा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां वैल्यू रख रहा हूं मैं इसकी डी क्यू की, क्या आएगा q इंटू डी एल अपॉन 2 पाई a इंटू, अब cos थीटा सॉल्व करो, इस ट्रायंगल में से cos थीटा सॉल्व करो, क्या आएगा cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या होगा ये x, हाइपोटेनस क्या होगा r, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं x बाय आर। अब इसको सॉल्व करना है तो जो जो कांस्टेंट उसे बाहर करो, k कांस्टेंट बाहर हो गया, q कांस्टेंट बाहर हो गया, x कांस्टेंट बाहर हो गया, डिवाइड बाय r की पावर 3 बाहर हो गया, और 2 पाई a बाहर हो गया। इंटीग्रेशन तो सिर्फ dl का होगा ना, लेंथ का लिमिट क्या थी 0 से 2 पाई a, 0 से 2 पाई a,
इंटीग्रेट करेंगे डीएल का तो क्या आएगा, एल आएगा। यहां लिख देते हैं के क्यू एक्स डिवाइड बाय आर क्यूब इंटू में 2 पाई ए। अब अगर डीएल का इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा, एल। लिमिट क्या है, 0 से 2 पाई ए। लिमिट लगा दो तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब ब्रैकेट ऑफ 2 पाई ए इंटू लिमिट लगाएंगे क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही आएगा। 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आया के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो के को के, क्यू को क्यू, एक्स को एस लिखो। आर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, यहां देखो लिखना हो तो लिख सकते हो आर क्यूब की वैल्यू, तो आर स्क्वायर की वैल्यू होगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैं यानी कि यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, ये आर क्यूब की वैल्यू लिखना है ना, तो मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आर की वैल्यू अगर लिखूंगा तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 1/2, स्क्वायर को उधर भेज दिया, पावर 3 इसकी करी, इधर भी पावर 3 लगा दो, तो आर स्क्वायर पहले एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या आएगा 3/2, ये लिख देते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे। अब एक इसमें बोला था कि आपको ये बताना है कि पॉइंट चार्ज देखो यहाँ पर लास्ट में लाइन लिखी ना, hence show that points at large distance from the ring it behaves like a point charge। पॉइंट चार्ज जैसी लाई करे, मतलब ये बोलना चाह रहा कि x की वैल्यू बहुत ज्यादा है, x को क्या कर दो ज्यादा, x को अगर बहुत ज्यादा करेंगे तो क्या होगा x को हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कर देते हैं। बहुत ज्यादा मतलब a को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। रिंग हमारी पॉइंट चार्ज जैसी दिखे तो इसको नेग्लेक्ट अगर करेंगे, a को हम 0 मानेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब बचेगा, क्या बचेगा एक्स क्यूब। अगर कट करें तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला हमारा, देखो यहाँ पर एक कंडीशन लगा रहा हूं ना, ये हटा दूं इस जगह वाला, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इफ x इज ग्रेटर देन a, देन अगर x की वैल्यू हम a से बहुत ज्यादा लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, E इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन, मैंने x को क्या करा यहाँ पे, a को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये 2 से 2 कट। अब एक x से एक x कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, के क्यूब बाय एक्स स्क्वायर। इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर मैं पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करता तो क्या आता, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। समझ आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, सीबीएसई में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए एक न्यूमेरिकल, यहां पे क्या है, क्यूब रखा हुआ है ना, साइड उसका ए दिया है, लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन द फॉलोइंग फिगर आर ई एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड समझे क्या, अल्फा एक्स, ई वाई यानी कि वाई एक्सिस पे 0, जेड पे 0। ठीक है, अल्फा की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 400, कितनी है 400। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अब अगर ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां कहां मिलेगा पहले वो देख लेते हैं। देखो ये क्यूब है, अगर क्यूब रखा हुआ है वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ये वाली, भाई क्यूब का मतलब एक तरह से बुक ले लो आप, ऐसी मैं बुक ले लेता हूं, ठीक है, ऐसे रख दिया, ये वाला एरिया वेक्टर ऊपर जा रहा होगा, ये वाला एरिया वेक्टर नीचे जा रहा है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस में ये ना, इधर होगी। जब एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसके थ्रू फ्लक्स 0, इसके थ्रू फ्लक्स 0, बराबर। अच्छा दूसरा, ये वाला जो एरिया वेक्टर होगा बाहर जा रहा होगा और ये वाला एरिया वेक्टर इधर आ रहा होगा, तो इनके थ्रू भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या 0, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, 90 एंगल बनेगा, cos 90 0 होता है। मिलेगा क्या हमें, एक सरफेस एरिया, ये इसका एरिया वेक्टर इधर जा रहा होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका एरिया वेक्टर इधर जा रहा होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आपको फ्लक्स सिर्फ 2 सरफेस देगी, कौन कौन सी, एक सरफेस ये वाली और एक सरफेस ये वाली, बाकी कोई नहीं देगा फ्लक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्स एक्सिस में। तो अगर मैं देखूं तो मैं लिख सकता हूं
नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू फ्लक्स ड्यू टू, अब राइट फेस, ये राइट है, ये वाला राइट है और ये वाला लेफ्ट फेस है, तो राइट फेस अब प्लस फ्लक्स ड्यू टू लेफ्ट फेस, दोनों का फ्लक्स ऐड कर दो। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने लिखा फाई इक्वल टू, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E इंटू सरफेस एरिया, तो मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू राइट फेस इंटू सरफेस एरिया प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लेफ्ट फेस इंटू सरफेस एरिया। भाई सरफेस एरिया दोनों सरफेस का एक जैसे ही रहेगा ना। अब हम डॉट रिमूव करें तो क्या आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट फेस का क्या होगा पहले वो समझे। तो हमारे पास वैल्यू, पहले एंगल लिख लेते हैं ना, लिखा E ड्यू टू राइट फेस इंटू सरफेस एरिया इंटू कॉस। एंगल कितना आएगा, राइट फेस ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, एरिया वेक्टर भी उधर ही है, एंगल कितना आएगा 0 कॉस 0 प्लस, अब इसकी बात करें तो ये लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लेफ्ट फेस सरफेस एरिया इंटू कॉस। अब इसका देखें लेफ्ट फेस का एरिया वेक्टर तो इधर आ रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा, दोनों अपोजिट हुए, जैसे अपोजिट हुए एंगल कितना बना 180 डिग्री। क्लियर हो गया, मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू राइट इंटू सरफेस एरिया माइनस कॉस 180 क्या होता है -1, तो लेफ्ट फेस इंटू सरफेस एरिया। क्लियर है, सरफेस एरिया इसमें कॉमन कर लेते हैं, सरफेस एरिया को मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूं, कॉमन कर लिया, दोनों का सेम होगा, ये आया ड्यू टू राइट फेस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लेफ्ट फेस। ठीक है, अब वैल्यू रखो, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर लिखा। राइट फेस की बात करते हैं, राइट फेस के लिए अल्फा इंटू एक्स है, तो अल्फा को तो अल्फा लिख दिया। अब जब एक्स की बात करें, एक्स क्या है डिस्टेंस, तो राइट वाले की डिस्टेंस कहां से, यहां सेंटर से बात करें अगर, तो ये हुआ यहां तक ए, देखो ऊपर से यहां तक ए हुआ ना, फिर ये हुआ ए, तभी तो राइट फेस मिला, तो ए और ए कितना हो गया राइट वाले के लिए 2a, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2a, एक्स की जगह कितना लिख दे 2a, माइनस लगाया। लेफ्ट की बात करें तो अल्फा को अल्फा लिखा, अब लेफ्ट वाला फेस तो यहां से यहां जाने में सिर्फ ए जाना है, क्या आएगा सिर्फ ए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो हमें राइट फेस पहुंचना है, राइट कहां पर, ये वाला, यहां से यहां तक जाना है, तो क्या a प्लस ए कितना हो गया 2a, एक्स की जगह 2a रखा, जब लेफ्ट में जाना है तो ये सिर्फ यहीं तक जाना है, a आएगा। अब यहां जो जो कॉमन है कॉमन करो, भाई a कॉमन है, a कॉमन है, अल्फा कॉमन है, तो अल्फा a और a स्क्वायर ऑलरेडी है, क्या बचा यहाँ पे अल्फा कॉमन a कॉमन, तो 2 बचा 2 माइनस 1, यानी कि सिर्फ हमारे पास आया a, ये अल्फा इंटू ए क्यूब, यही आया ना अल्फा इंटू ए क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा आ गया, अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 400 और ए की वैल्यू कितनी दी है 0.1, तो इसको 3 बार लिखो 0.1 0.1 0.1, तो फाई की वैल्यू कितनी आएगी 400 अपॉन, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आया, पॉइंट हटाया नीचे 0 आया, पॉइंट हटाया नीचे 0 आया, 2 0 से 2 0 कट, 4/10 यानी कि 0.4 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ये आया हमारा फ्लक्स। पहला पार्ट हुआ। दूसरा क्या पूछा था इन्होंने, चार्ज विद इन द क्यूब, चार्ज के लिए क्या करना है, फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0 होता है, क्या आता है क्यू बाय एप्सिलॉन 0, तो अगर चार्ज निकालना है तो क्या लिखेंगे, फ्लक्स में मल्टीप्लाई कर दें, फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन 0, फ्लक्स आया है हमारा 0.4, यही है ना, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 11 12 10 की पावर माइनस 12, सॉल्व कर लो इसे, मल्टीप्लाई करो बेटा, जरा देखो कैलकुलेशन जल्दी कर लो, पॉइंट हटाया नीचे 10 आया, 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 पंचे 20, 0 आया, 2 बचा, 4 8 चौक 32, 4 आया, 3 8 चौक 32, 4 38, यही आ रहा 38.4 इंटू 10 की पावर माइनस 13, बोलो आ रहा है, कैलकुलेशन कर लो आप लोग, 8.85 में आप 4 का मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32 होता है, सही आ रहा सही आएगा, यही आएगा, 8 चौक 32 है ना, ज्यादा आ रहा क्या, कम आएगा, 8 पंच 40, 4 5 चौक 20, 0 आया, 2 बचा, और 8 चौक 32, 32 और 2 था, 5 आएगा, ये 5 कर लेना है ना, कितना आ रहा 35
3.5 आगे क्या है 4। ठीक है, ये आ रहा हमारा। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप कर लेना, आपको मेथड समझना है कि सॉल्व कैसे किया करना है क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए। अगला क्वेश्चन देखो, ये हमारा पोटेंशियल वाले टॉपिक का है। किसका है? पोटेंशियल। डेरिवेशन इसका इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है। क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी जनरल पोजीशन। हमें क्या करना है? एक डायपोल लेना है, उसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरल पोजीशन में फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, पहले डायपोल बना लेते हैं। ये मैंने ले लिया डायपोल, यहाँ ले लिया माइनस क्यू चार्ज, यहाँ ले लिया हमने प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, ये हो गया इसका मिड पॉइंट ओ। हमें सॉल्व करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर पॉइंट पी पे। ठीक है, ये लेंथ कितनी होगी? एल भाई 2L होती है लेंथ, और ये भी कितना होगा? एल। ऐसे, और कहाँ सॉल्व करना है? हमें आर डिस्टेंस पे सॉल्व करना है। कितने एंगल पे सॉल्व करना है? थीटा एंगल पे। यही बोला ना, एट एनी जनरल पोजीशन। तो जनरल पोजीशन के हिसाब से ऐसा डायग्राम बन गया। हमारा जो प्रोसीजर है वो ये है, पहले प्लस क्यू से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉल्व कर लो, फिर माइनस क्यू से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉल्व कर लो। ऐसे सीधी लाइन बना लेना। ठीक है, तो हमें जो पोटेंशियल नेट आएगा, तो नेट पोटेंशियल क्या आएगा? ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज और प्लस ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। मतलब पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एंड पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो v को v लिखा, प्लस क्यू वाले चार्ज से अगर फाइंड करें तो क्या आता? के क्यू अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी? इसका नाम a दे देते हैं, इसका नाम b दे देते हैं। तो ये डिस्टेंस क्या होगी? बी पी। ठीक है, प्लस के क्यू माइनस में रहेगा तो हमने इसको माइनस पहले लगा दिया। अब डिस्टेंस क्या होगी? यहां से यहां तक की होगी ए पी, यही होगी डिस्टेंस। अब हमें कैसे भी करके ये वैल्यू सॉल्व करनी है। तो v को v लिखा, के क्यू को बाहर कर लिया, 1 अपॉन में बी पी माइनस 1 अपॉन में ए पी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब ये अगर डिस्टेंस कैसे भी आ जाए तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। डिस्टेंस कैसे लाएं? तो एक काम करो, हम यहाँ से क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। क्या करा हमने? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। कितना एंगल? 90। इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, और यहाँ से भी हमने क्या करा? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसका नाम दे दिया सी पॉइंट, इसका नाम दे दिया डी पॉइंट। ठीक है, अच्छा ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। बना लेंगे। अच्छा, डायपोल अगर स्मॉल है, डायपोल क्या है? स्मॉल है। ये आप इमेजिन करना, अगर डायपोल ये लेंथ बहुत ही कम है तो ये वाली बीच वाली जो लाइन है इन दोनों चार्ज के बहुत ही पास से जा रही होगी। मतलब ये है जो डिस्टेंस AP है वही डिस्टेंस DP होगी। तो लिख लेते हैं फॉर स्मॉल डायपोल। अगर डायपोल क्या है? स्मॉल है, तो जो AP डिस्टेंस है उसको हम लिख सकते हैं DP पहला। ठीक है, अच्छा जो डिस्टेंस हमारी B से P है, ये वाली, ये जितनी डिस्टेंस है उसी को C से P तक लिख सकते हैं। अगर स्मॉल डायपोल हो, सोचना ये अगर लेंथ बहुत ही कम होगी तो ये जो बीच वाली लाइन आ रही है ये वाली, ये क्या होगी? दोनों चार्ज के बीच में से आ रही होगी। तो कॉमन सी बात है, ये वाली डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस बराबर दिख रही है, एक जैसी दिख रही। और वैसे ये होगा, ये डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी लगभग बराबर दिख रहे। तो अब हम DP को अगर सॉल्व करें तो क्या आता? तो देखो D से P लाना है, D से P। तो यहाँ O से P तो पता है R है, O से D अगर आ जाए तो O से D कैसे लाए? इन ट्रायंगल OAD, इस ट्रायंगल में आओ, OAD इस ट्रायंगल में। एक काम करो, cos थीटा लगा के देख लो। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या होगा? एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये 90, बेस हमारा यही होगा OD। क्या होगा? OD अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 90 डिग्री के सामने हमारा हाइपोटेनस, यानी कि ये आएगा OA, यानी इसको L लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं OD की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं? O से D तक हमारा आ गया L cos थीटा। क्या आ गया? L cos थीटा। मतलब ये डिस्टेंस आ गई हमारी L cos थीटा, ये डिस्टेंस इतनी। ठीक है, सेम अगर इस ट्रायंगल में देखेंगे OCB में, तो ये वाली डिस्टेंस हमारी L cos थीटा ही आएगी। आप करके देख लेना, सेम वैसे ही ट्रायंगल बना हुआ है। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? इस वैल्यू को D से P तक को क्या लिख सकता हूं? DP की बात कर रहे थे, इसको लिख सकता हूं OP प्लस OD, OP प्लस OD लिखा जा सकता है।
और ओपी को क्या लिख सकते हैं हम, ओपी को लिख सकते हैं आर प्लस ओडी को क्या लिख सकते हैं एल कॉस थीटा। बोलो क्लियर है, लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर अगर देखें सीपी को क्या लिख सकते थे, सीपी कहां है सी, ये है सीपी, तो इसको लिख सकते थे ओपी माइनस ओसी, ओपी माइनस ओसी, ओपी को लिख सकते हैं आर और ओसी को लिख सकते हैं एल कॉस थीटा। बोलो लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। यहां लिख लेना वेयर और ये ब्रैकेट में बंद कर देना, ठीक है। ये वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इक्वल टू आएगा के क्यू ब्रैकेट ऑफ 1 अपॉन, पहली डिस्टेंस क्या थी b टू p थी, b से p को मैंने लिखा है r माइनस एल कॉस थीटा, क्या लिखा है r माइनस एल कॉस थीटा, बीच में माइनस है, फिर 1 अपॉन, अब यहां पे आएगा r प्लस एल कॉस थीटा। बोलो आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, के क्यू को के क्यू लिखा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये आएगा r प्लस एल कॉस थीटा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो r माइनस एल कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में दोनों आएंगे एलसीएम, तो इसको नहीं लिख सकते r माइनस एल कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में r प्लस एल कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, तो के क्यू को के क्यू लिख दिया ब्रैकेट ऑफ r प्लस एल कॉस थीटा, माइनस का मल्टीप्लाई और माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, इतना तो कर ही सकते हो। ये हो गया हमारा a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ कैंसिल हुआ, r से r कैंसिल, तो बचा क्या के क्यू इंटू ये हो गया एल कॉस थीटा क्या हो गया 2l कॉस थीटा हुआ ना, और ये हो गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गई v की, ठीक है। तो v को v लिखो, k को k लिखो, q इंटू 2l को क्या लिखते हैं p, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और cos थीटा को cos थीटा लिख दो, और डिनोमिनेटर में कैसा बचा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आया हमारा रिजल्ट। अब अगर एक्सियल और इक्वाटोरियल पूछता तो हम थीटा की जगह 0 रख देते तो एक्सियल आ जाता। भाई अगर मैं थीटा को 0 करूंगा तो एक्सिस में आ जाते ना, और इक्वाटोरियल में थीटा 90 हो जाता तो परपेंडिकुलर आ जाता। आप वैल्यू रख के देख लेना, दोनों के आंसर आएंगे। तो ये डेरिवेशन अगर आपको आता है तो इसके दोनों जो है एक्सियल वाला और इक्वाटोरियल वाला बन जाएगा। बोलो क्लियर, किसी को कोई समस्या? मैं एक बार कैमरा देख लेता हूं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्या लिखा है, 27 स्मॉल ड्रॉप्स ईच हैविंग चार्ज q एंड रेडियस r कोलैप्स टू फॉर्म बिग ड्रॉप। 27 छोटे छोटे ड्रॉप हैं, वो मिल के एक बड़ी ड्रॉप बना रही है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस विल बिकम्स सॉरी, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा देखना है। देखो स्मॉलर ड्रॉप कितनी है 27 और बड़ी वाली 1 बनेगी, तो इतना क्लियर है कि वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, बड़ी वाली ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। ठीक है, तो बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब। स्फीयर है ना वॉल्यूम, जो ड्रॉप है वो स्फीयर रहती है, तो ये आएगा। रेडियस हमने कैपिटल R ली है बिगर ड्रॉप की, 27 को 27 और स्मॉल ड्रॉप जो रहेगी उसका रेडियस छोटा r ले लिया, 4/3 पाई से कैंसिल हो गया, तो r क्यूब की वैल्यू आ गई हमारी 27 स्मॉल r क्यूब। 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और r क्यूब था ही, इसको एक साथ लिखे तो 3r का होल क्यूब नहीं लिख सकते। ठीक है, अब r ये 3 पावर से 3 पावर कैंसिल, यानी कैपिटल R की वैल्यू आ गई 3r। पहले तो एक रिलेशन याद रखें, काम आएगा। ठीक है, रेडियस बड़ी वाली ड्रॉप जो है छोटी वाले ड्रॉप का 3 गुना रहेगा। ठीक है, अब बोला क्या था, पोटेंशियल की बात कर रहे थे, तो पोटेंशियल ऑफ सॉरी स्मॉलर ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो होगा छोटा भी। भाई होगा कितना, तो होगा k इंटू क्यू डिवाइड बाई स्मॉल r। सॉरी,
के क्यू बाई आर एस, यही आएगा। बड़ी वाली ड्रॉप की बात करें, बिगर ड्रॉप की, तो पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, बड़ी वाली ड्रॉप का बिगर ड्रॉप, वो होगा कैपिटल V इक्वल टू क्या लिखेंगे, के कैपिटल Q बाई कैपिटल R। अब कैसे भी करके इसको स्मॉलर ड्रॉप में कन्वर्ट करो, तो K को तो K लिख सकते हैं, कैपिटल Q मतलब टोटल चार्ज। भाई छोटी छोटी ड्रॉप को हमने मिलाया है, कितनी छोटी छोटी ड्रॉप थी, 27, तो टोटल चार्ज जो होगा वो ऐड होगा, तो 27 टाइम्स स्मॉल q लिख सकते हैं कैपिटल Q को। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का नाम सुना होगा आपने, एडिटिविटी ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग टोटल चार्ज जो होता है उसको हम ऐड करके बड़ी वाली ड्रॉप का चार्ज बता सकते हैं। कैपिटल R की जगह मैं लिख सकता हूँ 3R, क्या लिख दिया 3R। अब इसको सही से लिख लें, तो ये 3 से कैंसिल कर दो, कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9, तो ये आ गया हमारा कैपिटल V इक्वल टू 9 ब्रैकेट ऑफ K छोटा Q बाय छोटा R। चेक कर लो, आ रहा है K छोटा Q बाय छोटा R, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल, कितना आ गया पोटेंशियल, 9 टाइम्स स्मॉल v। मैं शॉर्टकट फॉर्मूला भी बता दूंगा आपको, है ना। अच्छा, कैपेसिटेंस की बात करें, तो कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप, इसको लिखते हैं C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R। याद करो, स्फेरिकल ड्रॉप अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो उसका कैपेसिटेंस ये होता है, पता है। तो C इक्वल टू क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0, कैपिटल R की जगह 3R लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3R। तो कैपिटल C यानी कि टोटल कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप कितना आएगा, 3 अलग कर दो, बाकी बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 छोटा r। तो इस कैपिटल C को लिख सकते हैं 3 टाइम्स द कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉलर वन, ठीक है। 3 गुना कैपेसिटेंस होगा, 9 गुना वोल्टेज होगा। इसको सॉरी QV से भी निकाल सकते हैं, C इक्वल टू Q बाई V होता है ना, Q इक्वल टू CV, तो उससे भी निकाल सकते हैं। अच्छा, डायरेक्ट फॉर्मूले समझो, जब कैपेसिटेंस निकालना हो तो ये लिखोगे n की पावर 1/3 छोटा c, बड़ी वाली ड्रॉप का कैपेसिटेंस। पोटेंशियल निकालना हो तो n की पावर 2/3 छोटा v। रेडियस निकालना हो तो r इक्वल टू n की पावर 1/3 स्मॉल r। और टोटल चार्ज निकालना हो तो n इंटू क्यू। ये हमारे डायरेक्ट समझने के लिए फॉर्मूले हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखोगे, ये 1 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हो। बाकी बड़े क्वेश्चन आएंगे, मतलब पूरा सॉल्व करना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो सिस्टमेटिक कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने बताया आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं अगला। ये अभी एक क्वेश्चन ये वाला देख लेते हैं, क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T इज केप्ट बिटवीन द प्लेट्स। हमें क्या करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताना है, कब, जब उसके अंदर हमने एक स्लैब रखी है जिसकी थिकनेस इस दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस से कम है। तो दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस क्या ले ली हमने, D ले ली, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक स्लैब रखी है, इसकी थिकनेस ले लेता हूं मैं T है, थिकनेस क्या है, T है। अब कैपेसिटेंस बताना है, देखो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है उसी से चलेंगे हम। तो यहां लिख सकते हैं वी नो दैट कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है हमारा चार्ज अपॉन पोटेंशियल, यही होता है। तो पोटेंशियल यहाँ पे 2 है, एक है एयर का और एक है मीडियम का, मैंने ऐसे लिख दिया, टोटल चार्ज अपॉन टोटल पोटेंशियल। एयर पे पोटेंशियल कौन सा है भाई, ये वाला पार्ट एयर पे है, ये वाला पार्ट एयर पे है, और मीडियम वाला ये है, ठीक है। तो मैंने Q को Q लिखा। अब मैं पोटेंशियल को कन्वर्ट करूंगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों, क्योंकि मुझे कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है। तो मैं पोटेंशियल को लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एयर पे और इनटू डिस्टेंस एयर पे। तो एयर पे डिस्टेंस कितनी है, D माइनस टी। देखो एक्चुअल में क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एयर पे तो E0 है, और डिस्टेंस जो एयर पे है वो D में से T अगर कम कर दें तो एयर वाला पार्ट आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया E0 इंटू D माइनस टी प्लस, अब मीडियम पे पोटेंशियल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम पे और डिस्टेंस मीडियम पे, तो मीडियम की थिकनेस तो T है ना, ऐसा लिख दिया।
फॉर्मूला ध्यान रखना, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब इसको सॉल्व करो, तो C को C लिखा, Q को Q लिखा, डिवाइड बाय E0 यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एयर पे कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 एयर पे, और D माइनस टी को मैंने लिख दिया D माइनस टी, प्लस मीडियम पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो आएगा सिग्मा बाय के एप्सिलॉन 0। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम पे डिक्रीज करता है तो सिग्मा बाय के एप्सिलॉन 0 होगा, के नीचे डिवाइड हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 था, इसका सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 रहेगा बट के से डिवाइड होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम पे डिक्रीज करता है। और थिकनेस टी थी, सॉल्व कर ले इसको, क्यू को क्यू लिखा, डिवाइड बाय, या सिग्मा को लिख सकता हूं क्यू बाय ए, ये सिग्मा का फॉर्मूला होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, एप्सिलॉन 0 है, बाकी जैसा का है उसको वैसा का वैसा लिख दो, यहां पर भी लिख दो इसको क्यू बाय ए, और के एप्सिलॉन 0 था ही और टी की जगह टी लिख दिया। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या कॉमन है, क्यू को बाहर ही रखा, यहां से कॉमन है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0, बचा क्या डी माइनस टी बचा ये वाला, प्लस यहां क्या बचा टी अपॉन में के, यही बच रहा, क्यू से क्यू कैंसिल, बस यही रिजल्ट है, ये हमारा ऊपर आ गया ए एप्सिलॉन 0, तो ये हमारे पास बचा C इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी माइनस टी प्लस ऑफ टी अपॉन के, यही बच रहा, तो C कितना आया ए एप्सिलॉन 0 अपॉन, मन है तो इसमें टी कॉमन कर ले, तो मैंने माइनस का टी कॉमन कर लिया, जैसे टी कॉमन किया 1 आया, यहाँ वाला टी कॉमन हो गया तो माइनस का 1 अपॉन के आया, माइनस क्यों आया क्योंकि माइनस का टी मैंने कॉमन किया है इसलिए माइनस आएगा। ये आ गया हमारा कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जब इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा था जिसकी थिकनेस टी थी। ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार